Good morning, students. Welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture, I will teach you the numerical solutions of lesson number 6. And your first question is question number 59. Question number 59 आपका है, एक सर्किट दिया हुआ है इस प्रकार से। ये यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर दो सेल जुड़े हुए हैं, एक है 1 वोल्ट का, एक है 2 वोल्ट का। इस सेल की पॉजिटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव इधर है, इसकी पॉजिटिव प्लेट इधर है और नेगेटिव प्लेट इधर है। ये 1 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है। रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2, 3, 4, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर है 4 ओम। ये आपका क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि किरचॉफ लॉ लगाना है। देखिए करंट होंगे कितने, इसमें करंट की डायरेक्शन दी नहीं है। करंट सीधा पॉजिटिव प्लेट से एमिट होता है, निकलता है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से निकला करंट, तो मान लीजिए ये I1 है, ये I1 आएगा, यहाँ I1, यहाँ भी आएगा I1। इसकी पॉजिटिव प्लेट इधर है, तो मान लीजिए इससे करंट I2 निकल रहा है, ये इधर चला आएगा यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों करंट मिलकर के इधर जाएंगे, इधर जाएगा I1 प्लस I2। तो आपको I1 I2 का मान निकाल लेना, सभी शाखाओं का प्रतिरोध निकल आएगा, धारा कितनी है। तो दो बंद पास है, एक हम इसको ले रहे हैं, चलिए यहाँ से ये बंद पास हो गया। प्रयास करिए जिधर को करंट चल रहा उसी डायरेक्शन में लीजिए, चाहे जिधर को ले लें, आंसर तो आ ही जाएगा। तो देखिए बंद पास पहले हम ले रहे हैं ACDA में, ACDA। अभी जो आपने नियम लिख करके दिखाया कि किरचॉफ का सेकंड नियम, उसी से किरचॉफ के सेकंड नियम से क्या होता है कि किसी भी बंद पास में प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा, तुम चाहे जहां से चलिए, यहाँ से चल रहे हैं, सेल को अभी नहीं ले रहे हैं, ये प्रतिरोध हो गया और उसमें की धारा 2, और धारा कितनी है I2, इधर आ गए, ये प्रतिरोध हो गया और इसमें की धारा। देखिए हम करंट की डायरेक्शन में ही चलते जा रहे हैं लगातार ना, अपोजिट नहीं चल रहे हैं, तो पॉजिटिव ही लेना है सबको, I1 प्लस I2। उसी बंद पास में जुड़े हुए सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। तो इस बंद पास में सेल कितने जुड़े हैं, एक केवल जुड़ा, वो भी 1 वोल्ट का है। 2I2 यहाँ आ गया है, 4I2 यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6I2 और 4I1 हो जाएगा। 4I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4I1 और यहाँ 4I2, 2I2 6I2 हो जाएगा। अब यहाँ से दूसरा बंद पास ले लीजिए, बंद पास A में किरचॉफ के सेकंड नियमानुसार, ठीक है। तो क्या लेंगे, चाहे जहां से शुरू कर लिए, यहाँ से जहां से करंट इमिट हुआ यहाँ से चल रहा है, ये रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितना है 3I1 प्लस, देखिए हम करंट की डायरेक्शन में ही जब तक चलते रहेंगे तब तक सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 4 यहाँ पर होगा I1 प्लस I2। और उस बंद पास में सेल कितना जुड़ा है, 2 वोल्ट का जुड़ा। यहाँ से आ जाएगा 4I1 और ये है 3I1, कितना हो जाएगा 7I1, और यहाँ पर हो जाएगा 4I2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब आपको I1 और I2 सॉल्व करके निकालना है। क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि करें तो यहाँ से I2 का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से I2 का मान निकालें और यहाँ रखें, फिर भी यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा आप यही मेथड अपनाएं, चाहे इसको आप पूरा कर दीजिए कितने से, 7 से, और इसको 4 से, तो ये दोनों I1 कट जाएंगे। जो मेथड मानो, समीकरण 1 को 7 से व 2 को 4 से गुणा करके घटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि साइन बदलने पड़ेंगे ना घटाने पर। तो इसको हम 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस, दोनों तरफ करना है, यहाँ भूल जाते हैं आप लोग अक्सर, यहाँ पर फिर 4 से करिए, दोनों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनको दोनों को कैंसिल करना तो साइन बदले जाते हैं घटाने पर ना। ये सब 6, 7 में पढ़ाया जाता है। माइनस यहाँ भी प्लस है, जब कहीं साइन लगाना है तो क्या है, प्लस है, माइनस। ये कट गया, 28I1 से 28I1 निकल गया, यहाँ पर माइनस का, अब इस साइन से कोई मतलब नहीं है। 16I2 है और ये 42 है, कितना बचेगा,
12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 3 हुआ, 3 बचेगा, ये प्लस का बचेगा क्योंकि 42 ज्यादा है, ठीक। और यहाँ पर 8 में से 7 निकल गया, माइनस का बच गया क्या, 1 बच गया, यहाँ पर प्लस का बच रहा है, I2 इक्वल टू आ रहा है -1/26। I2 इक्वल टू माइनस का, और I2 करंट है किसमें का हमारा, I2 है 2 ओम में, 2 ओम में, माइनस का 1/26। हाँ, ये CD वाला जो यहाँ से बताए हैं, CD1 बताए हैं ना करंट, तो CD वाला हमने क्या माना है, I2, तो I2 आ रहा है माइनस का 1/26। अब I2 का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में 4I1 + 6, और I2 का मान क्या रखेंगे, -1/26, ये तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1/26 इक्वल टू 1। 4I1 इक्वल टू, ये इधर लाओगे तो 1 प्लस हो जाएगा 6/26। 4I1 इक्वल, इसको कैंसिल भी तो कर सकते हो, 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस इतना कितना हो जाएगा 16/13। अब ये 4 अपॉन में आएगा तो 16 कट जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 4, तो I1 बराबर आ गया 4/13। I1 करंट किसका है, BC के बीच जो रेजिस्टेंस लगा है वो आ जाएगा आपका 4/13। ये आपका आंसर हो गया। BC के बीच में जो लिखा हुआ, उन्होंने BC लिखा है, हमने क्या लिखा है इसमें, I1 माना है उसको, ठीक। अब इसमें AC में करंट कितना जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, I1 और I2, या कहो 4 ओम में, 4 ओम में करंट या वैद्युत धारा कितना जाएगा, देखो 4/13, और ये माइनस है तो माइनस ही करना है, 1/16, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका चौथा आंसर, अगला आंसर आ जाएगा, तीसरा करंट जो निकालना है, एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन ये आपका है, यहाँ पर 12 वोल्ट का सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ एक कैपेसिटर को जोड़ दिया है। तो सबसे मेन बात आपको ये समझना है कि जब डीसी करंट जुड़ा होता है, करंट 2 प्रकार का होता है, एसी एंड डीसी, तो ये कौन सी है, डीसी है कि एसी है, ये डीसी है। जब प्लस माइनस प्लेट बनी होती है तो ये क्या है, डीसी है। एसी जहां पर जुड़ा होगा उसका सिंबल ये बना होता है, इस प्रकार से सिंबल बना होगा, जहां पर एसी करंट लगा होगा वहां पर ये सिंबल बना होगा, ये डीसी का सिंबल होता है, ठीक है। अभी एसी पढ़ाए जाएंगे, लेसन नंबर 11 में पढ़ाएंगे तो यहाँ पर बताएंगे हम। तो जब डीसी करंट यहाँ पर होता है तो विशेष बात यह है यहाँ पर कि डीसी करंट कैपेसिटर में जाता ही नहीं है, क्योंकि डीसी करंट जब इसमें फ्लो होता है, डीसी करंट से जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं, संधारित्र को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है। इसका प्रतिरोध अनंत हो जाने के कारण, जब प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात ये बता देंगे, क्योंकि 12 वोल्ट डीसी है, डीसी मीन्स क्या, डायरेक्ट करंट है, अतः संधारित्र में से होकर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये वैद्युत धारा का प्रवाह, अब ये क्यों नहीं होगा, देखिए जब हम अभी पढ़ाएंगे लेसन नंबर 11, वहां पर पढ़ाएंगे कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा-c, और ओमेगा बराबर होता है 2πf, ये चीज हम वहां पर बताएंगे। जब हम लेसन नंबर 11 पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हर उपकरण का होता है। तो जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसको हम एक्ससी से लिखेंगे, ये होता है 1/ओमेगा-c, ओमेगा का मान होता है 2πn, पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, ओमेगा बराबर 2πn, n फ्रीक्वेंसी होती थी, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को किससे लिख रहे हैं, f से। अब ये जो डीसी करंट होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, 0 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मात्रक जानते हैं, हर्ट्ज होता है, नहीं तो पढ़ाया गया। जो ये होती है डीसी में इसका मान 0 होता है, और जो एसी होती है, घरों में सप्लाई होती है 220 वोल्ट पर, वो 50 हर्ट्ज पर होती है अबाउट। जो एसी होती है, ये करंट है, घरों में सप्लाई हो रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, और जो डीसी है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो जब हम ये फ्रीक्वेंसी डीसी की हम 0 लिख देंगे, 0 से हम 1 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, अनंत आ जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से भाग करते तो क्या था, इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट।
तो डीसी से जोड़ने पर इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है, इसलिए इस सर्किट में करंट का प्रवाह नहीं होगा। अब इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन इसमें विभवांतर इसके सिरों पर होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है, ए व बी के मध्य विभवांतर। सबसे पहले यहाँ का विभवांतर निकालना है। तो यहाँ का विभवांतर कहीं तभी निकलेगा जब पहले आप करंट निकालिए टोटल। तो टोटल करंट इसमें तो जा नहीं रहा है, इससे निकला आई करंट और ये इधर से होता हुआ चला आएगा ऐसे, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर क्या है, अनंत प्रतिरोध वाला है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस टोटल निकालें। अभी व्हीटस्टोन सेट में पढ़ा था कि जब जो विकर्ण पर रेजिस्टेंस 5वां जुड़ा था उसमें करंट नहीं जाता था, तो क्या आप उसको कैलकुलेट करते थे? नहीं करते थे ना। तो जब इसमें करंट नहीं जा रहा तो ये रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, रेजिस्टेंस को, ये पूरा सर्किट छोड़ देंगे, केवल इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अतः तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा देखो जरा, सब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। अगर ये सर्किट नहीं है तो ये सब किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज में। तो 2 और 3 5 5 6, तो तुल्य प्रतिरोध R' बराबर हो जाएगा 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस पता हो गया, ये नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें करंट नहीं जा रहा है। अतः सेल से निर्गत धारा, सेल से निर्गत वैद्युत धारा I बराबर V अपान R। V कितना है 12 वोल्ट, R हो गया से तो कितना हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट निकला यहाँ से, ये सब 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी आ रहा है 2 एम्पियर, सब जगह एम्पियर लिख लेना। ये AMP हम लिखते हैं, ANS नहीं लिखते हैं, ठीक है। 2 एम्पियर जा रहा है। तो अब हमको यहाँ का विभवांतर निकालना है। तो 12 वोल्ट का सेल है, तो इसका जो विभवांतर यहाँ पर लॉस हो जाएगा, जिसको हम लोग विभव पतन कहते थे अभी तक, ठीक है, तो वो विभव पतन हम इसमें से घटा दें तो यहाँ का विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर निकाला गया। ये एक प्रकार से क्या हुआ, इसके बीच का टर्मिनल विभवांतर। इसमें से हम करेंगे क्या, E जो है 12 वोल्ट, इसमें से हम घटा देंगे यहाँ का IR, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन ये इंटरनल नहीं है तो इसको हम कैपिटल R से लिख लेंगे। तो जहां का हमको विभवांतर जिस सर्किट में ज्ञात करना है, वहां पर सेल के विभव से, जो सेल का EMF है उसमें से वहां जितने विभवांतर हो, टर्मिनल विभवांतर, उनको सबको घटा दीजिए। तो यहाँ का विभवांतर हम घटाएंगे तो AB के बीच विभवांतर जो आएगा इसको हम VAB चाहे लिख लें। ये हो जाएगा 12 माइनस 12 वोल्ट था, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ का विभव कितना आएगा IR। I कितना आएगा इसमें 2 एम्पियर, R इसका कितना है 1, तो हो जाएगा 10 वोल्ट। समझ पाए? हाँ 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट इसके बीच का विभवांतर, पहला आंसर आ गया। तो विभवांतर निकालने के लिए हमको करंट निकालना पड़ेगा, तब यहाँ का विभवांतर हम सेल से घटाएंगे, जैसे टर्मिनल वो घटाते थे हम, विभव पतन घटाते थे इंटरनल रेजिस्टेंस का, वैसे इसको समझ लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, तो ये घट जाएगा। अब निकालना है कि कैपेसिटर पर आवेश कितना होगा। अगर यहाँ का आवेश निकालना है तो D और C के बीच विभव निकालना होगा। क्या कोई मेरे से सुलझा रहा है? D और C के बीच में आपको विभव ज्ञात करना होगा। तो DC के बीच का विभव कैसे निकालेंगे आप यहाँ का विभव निकाल लीजिए। ये किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। चलिए देखिए, अब हमको इसके बीच अगर विभव पता हो जाए, कैपेसिटर पर आवेश Q निकालने के लिए याद है किसी को फार्मूला? आपने ये फार्मूला पढ़ा था, C = Q अपान V, कैपेसिटर में पढ़ा था। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो आपको यहाँ का Q निकालने के लिए चाहिए C एंड V। तो C तो ऑलरेडी पता है, चलो V चाहिए, तो इसके बीच का विभवांतर निकाल लो, वही V हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ का विभव होगा उतना, यहाँ का विभव तो निकाल ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है। जब तक करंट नहीं जा रहा तब तक यहाँ का विभव कहाँ निकलेगा? तो आपको विभव निकालना है यहाँ का, वही विभव यहाँ हो जाएगा समांतर क्रम में। तो यहाँ का विभव देखिए EF पर, EF के बीच विभव या विभवांतर V बराबर IR लगाओगे, I2 है और R भी यहाँ कितना है 2, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट यहाँ पर विभव आया, यही विभव DC के बीच हो जाएगा। यही विभवांतर DC के बीच होगा। यहाँ पर बहुत ही विशेषताएं हैं। यही विभव DC के बीच होगा, इसमें विभव पतन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं जा रहा है। अगर इसमें करंट जा रहा होता तो यहाँ पर विभव जो 4 आया था, 4 में से कुछ यहाँ लॉस हो जाता तो संधारित्र को शेष वाला बचता।
अगर यहाँ करंट जा रहा होता तो हम इसमें का विभव पतन निकालते कि इसमें विभव कितना लॉस हो जा रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कई उपकरण जुड़े हैं तो इसके बीच अगर 4 वोल्ट आया है तो यहाँ जितना विभव लॉस हो गया है वो नहीं बचेगा, वो शेष जो बचेगा वो यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ कोई विभव पतन नहीं हुआ क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो टोटल जो 4 वोल्ट आया है आपका, ये 4 वोल्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर संधारित्र के सिरों पर। डीसी के बीच का विभव पता हो गया। अतः संधारित्र पर आवेश, अतः संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV। C कितना है 10 माइक्रोफैरेड में है, माइक्रो में रख दे, माइक्रोकूलम में आंसर आ जाएगा। B है 4 वोल्ट, 40 हो जाएगा माइक्रोकूलम। ये आपका फाइनल लास्ट आंसर होगा, 40 माइक्रोकूलम संधारित्र पर आवेश हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 नंबर आपका पूछा गया है 2018 में। देखिए यहाँ पर मीटर क्षेत्र से रिलेटेड है। दर्शाए गए मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। जब एजे 60 सेंटीमीटर तो धारामापी में विक्षेप नहीं होता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो मीटर सेट बनाया था, यहाँ पर हमने प्रतिरोध बॉक्स लिया था, यहाँ पर मैंने एक अननोन रेजिस्टेंस एस लिया था, ये हमने 100 सेंटीमीटर तार एसी लिया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा था, ऐसे सर्किट बनाया था मैंने पूरा, तो वही सर्किट बना हुआ है और यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया है, ये जोड़ दिया है। ठीक है, ये मीटर ब्रिज है, मीटर से इसकी कंडीशन है। यहाँ पर जे है, एजे की लंबाई कहा है 60 सेंटीमीटर अर्थात शून्य विक्षेपी स्थिति। यहाँ पर कहा है कि जब जे पर हम जॉकी को स्पर्श कराते हैं तो इसमें शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात इसमें विक्षेप नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में। तो इसका मतलब ये व्हीट स्टोन संतुलित व्हीट स्टोन से हो गया, ABC यहाँ पर जे हो गया। आप फिगर को उसको मीटर ब्रिज के ध्यान दें, यहाँ पर हमने एक तार दिया था एसी, वो किस पदार्थ का बना था, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का बना था। तो 100 सेंटीमीटर ये तार है, उसमें से 60 इधर से 60 सेंटीमीटर पर आपको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो गई है। ठीक है, ये एक यहाँ पर बॉक्स होता था जिसमें से हम क्या निकालते थे, रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस बॉक्स होता था। यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा होता था। तो इस फिगर में क्या है, यहाँ से 10 ओम निकाला गया है, यहाँ से कितना निकाला गया है 10 ओम, और ये अननोन रेजिस्टेंस है तो इसको नाम इन्होंने आर दे दिया है, तो इसका नाम हम कुछ बदल देंगे, आर डैश कह देंगे। जहां पर हमने फिगर में एस बताया था वहां पर इन्होंने क्या कहा है, आर कह दिया। आपको इस आर का मान ज्ञात करना है, तो सब कुछ दे रखा है। ये 100 सेंटीमीटर लंबा तार है एसी, इसकी लंबाई लिखना है तो लिख लीजिएगा यहाँ पर AC इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और आपको शून्य विक्षेप स्थिति जो मिली है एजे पर, ये मिली है 60 सेंटीमीटर, जिसको आप कहते थे तार की लंबाई L। जब आपने डेरिवेशन किया है तो आपने कहा था वहां पर कि L लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हुई है। तो ये जो अज्ञात प्रतिरोध था इसके लिए सूत्र आया था S इक्वल टू R 100 माइनस L/L। ये फार्मूला आपका आया था। तो वहां पर आपने अज्ञात प्रतिरोध का नाम क्या रखा था, S, और यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध को आप क्या रखते हैं नाम, R। तो ये आपको ज्ञात करना है। और ये वो प्रतिरोध है जो आपने प्रतिरोध रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला था, इसका नाम हमने क्या कहा है, R डैश। जब आपको समझ में आपका व्हीट स्टोन सेट का फिगर देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये संतुलित अवस्था थी, यहाँ पर विक्षेप नहीं हो रहा था, शून्य विक्षेप स्थिति है। संतुलित अवस्था के लिए ये डेरिवेशन मैंने किया था, क्वेश्चन हो गया। R डैश का मान क्या है 100, यहाँ पर क्या है 100 सेंटीमीटर में ही रख दिया जाता है, यहाँ डेरिवेशन सेंटीमीटर में। L का मान कितना आया है 60। R को ये 0 से 0 कट जाएगा, 100 में से ये गया 40/6, 20/3, 18, ये हो जाएगा बार बार ना 18, इतने ओम। ये आपका अज्ञात प्रतिरोध R का मान निकला। 6.67 भी लिख सकते हो, जब 66 बार बार आ रहा है ना तो इनको हटा करके 67 ओम कर सकते हो, बस हो गया। 20/3 लिखा है डायरेक्ट 0.0 में भाग में। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 2016 में पूछा गया है कि किसी विभव मापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के संतुलन बिंदु। देखिए विभव मापी का फिगर आप जानते हैं, यहाँ पर एक बैटरी, देखो अब जब तक आपके दिमाग में फिगर नहीं जाएगा कहाँ क्या जुड़ा होता है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपका एक तार जुड़ा होता था AC, जिसकी लंबाई क्या थी 100 सेंटीमीटर। ये विभव मापी है, अभी मीटर से बनाया था। यहाँ पर मैंने एक अज्ञात सेल लिया था जिसका EMF हमको ज्ञात करना था, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर के सहित हमने जॉकी
जोड़ा था जिसको J1 और J2 स्थिति पे स्पर्श करा करके मैंने शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त की थी। ये याद है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो लंबाई होती है ये L, इसको हम कहते हैं शून्य विक्षेप स्थिति की लंबाई, ठीक है। अब ये सेल है जिसका ईएमएफ हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर इसका ईएमएफ दे रखा है कि जिस सेल का हमको वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना था उसका जो ईएमएफ आया है, ई वैद्युत वाहक बल आया है, वो है 1.82 कितने वोल्ट दे रखा है। और कहा शून्य विक्षेप स्थिति जो प्राप्त हुई है L, वो प्राप्त हुई है 339.4 सेंटीमीटर, 339.4 सेंटीमीटर में। अब ये L को यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में रखेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो आपको मीटर में आंसर निकालना है तो आप इसको मीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से भाग करोगे ना तो 3.394 ये इतने मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर निकालना है विभव प्रवणता। आपको हमने फार्मूला बताया था E = KL, एक ये बताया था विभव प्रवणता यहाँ पर क्या थी K, और एक ये भी बताया था E = I ρL। K का मान क्या होता है I ρ। देखिए पीछे आप सब लोग पढ़े कुछ जरूर, अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर ये कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी लास्ट में डेरिवेशन ये हुआ विभव मापी का कि सेल का ईएमएफ E बराबर होता है KL, जहाँ क्या होती है विभव प्रवणता, L क्या होती है इस तार की लंबाई होती। अगर K का मान हम I ρ लिखते हैं तो यहाँ पर I ρL आ जाता है। तो हमको देखो E पता है और L पता है, हमको K निकालना है तो लिखेंगे चूंकि E = होता है KL। K क्या है विभव प्रवणता, यही निकालना है तो K बराबर क्या हो जाएगा E/L। K यहाँ पर जो लिखा है यही है आपका विभव प्रवणता। तो K = E की वैल्यू रख दीजिए 1.0182, ये किसमें है वोल्ट में, और नीचे L किसमें रखने जा रहे हैं मीटर में, 394 डिवाइड कर लीजिए, मैंने देख लिया डिवाइड करके इतने वोल्ट आएगा, वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ वोल्ट यहाँ मीटर, ऊपर वोल्ट नीचे मीटर, इसको डिवाइड करोगे इतने वोल्ट मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये फिगर आपके सामने है, विभव मापी बना हुआ है। ये मुख्य सेल है जिससे हम करंट फ्लो करवाते थे, ठीक है। और यहाँ पर एक सेल जोड़ करके उसका विद्युत वाहक बल या किसी भी परिपथ के सिरों पर हम विभवांतर नापने के लिए इसको प्रयोग करते थे। ये एक तार दिया हुआ AB, जिसको आप मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का कहते थे, इसकी लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको इसकी विभव प्रवणता ज्ञात करना है। विभव प्रवणता होती क्या है 1 सेंटीमीटर में विभव पतन, 1 सेंटीमीटर में विभव पतन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें AB तार का प्रतिरोध कुछ मानना पड़ेगा। माना तार AB का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध बराबर R ओम है। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा R, अगर प्रतिरोध AB का है जिसका मतलब 200 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध R हो गया ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः 200 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना हो गया R। हमने AB तार का प्रतिरोध माना है कैपिटल R है, तो इसका मतलब है AB है कितना लंबा 200 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 200 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध R हो गया। तो फिर 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध क्या होगा बताइए, 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा R/200, इसको पढ़ोगे ओम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। R/100 200 ओम में प्रतिरोध है R, तो कहें 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो इसको 200 भागों में डिवाइड करोगे ना तो 200 इतने ओम प्रति सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर तार के प्रतिरोध को हमने किस सिंबल से लिखा था, रो से। पुरानी यादें ताजा हो रही ना, रो से हमने लिखा था 1 सेंटीमीटर तार के प्रतिरोध को, जैसे 200 सेंटीमीटर है तो इसका इतना अगर हम ले लें 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना निकलेगा R/ इतने, और इसका मात्रक होगा ओम प्रति सेंटीमीटर। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले ही जब भी विभव मापी का क्वेश्चन आप शुरू करें तो सबसे पहले आप रो को निकाल लीजिए, अर्थात 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध आप ज्ञात कर लीजिए। अगर ये दिया है तो ये रेजिस्टेंस, नहीं दिया है तो मान करके निकाल लीजिए। अब आपको यहाँ निकाले विभव प्रवणता K, तो K बराबर फार्मूला क्या होता है I रो, तो हमने रो निकाल रखा है, ठीक है। हमको निकालना क्या रह गया I, तो अब हम I ज्ञात करें, करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तार AB में प्रवाहित वैद्युत धारा I
आई बराबर होता है V अपान आर, यहाँ पर हो जाएगा E अपान आर। समझ पा रहे? अब देखो यहाँ पर कोई प्रतिरोध जुड़ा है? कोई प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध है तो किसका है? केवल तार AB का, जो कि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तो इसका प्रतिरोध हमने क्या माना था? कैपिटल आर, तो इसलिए E बटे आर लगा दिया। बाकी कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से E का मान कितना दिया है? 4 वोल्ट। 4 अपान आर, ये क्या हो गया? इतने एम्पियर। हमने आर माना है, ये आर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर जो आना है वही आएगा। तो हमको आई ज्ञात हो गया और रो भी ज्ञात हो गया। अब हम निकाल सकते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता के बराबर क्या होता है? आई रो। आई कितना निकला है और रो कितना निकला है? ये रो है, रो निकला है आर अपान 200। समझ पा रहे हैं? यहाँ से तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। 4 अपान, अच्छा ये जो है सब कुछ सेंटीमीटर में यहाँ पर चल रहा था। देखिए ये भी यहाँ पर सेंटीमीटर में था और ये सेंटीमीटर में था, तो जो के निकलेगा वो किसमें निकलेगा? सेंटीमीटर में मान हमारा निकलेगा 4/200। ये आएगा वोल्ट। इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ से रो का क्या होता है? रो होता है ओम प्रति सेंटीमीटर, और यहाँ से आई और जुड़ जाएगा। ठीक है, रो का होता है ओम प्रति सेंटीमीटर, तो आई और जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखो आई आर ये हो गया, तो हो जाएगा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। हाँ, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ये इसमें आंसर आएगा। आप इतना ही लिख लीजिए, या इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा ना। ये 1/50 आ जाएगा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, तो पहला आंसर हो गया आपका विभव प्रवणता इतने वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए। चूंकि 1 सेंटीमीटर तार में विभव पतन, इसको चाहे विभव पतन को विभाषा करो, ये आया है 1/50 वोल्ट। 1/50, हमको चूंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर वाला ही यूज कर लेंगे। ठीक है, अतः 80 सेंटीमीटर में विभव पतन कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर तार में विभव पतन केवल 80 से गुणा कर देना है इसको, ये भाग हो जाएगा ना। कितना आ जाएगा? कितना बचा जी? बचा कितने वोल्ट? बस ये आपका दूसरा आंसर हो गया कि बीसी के बीच जो विभव पतन होगा यही तो वोल्ट मीटर बताएगा। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक में इसके बीच विभव पतन ज्ञात करना था, तो ये हो गया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। क्वेश्चन नंबर 71, ये फिगर आपके सामने है। ए बी जो तार जुड़ा हुआ है कितना है? 100 सेंटीमीटर। अर्थात जो आपको मैंने विभव मापी पढ़ाया है बिल्कुल वैसे ही सारी कंडीशंस हैं। यहाँ पर बैटरी हम बी जोड़ते थे, यहाँ पर क्या जुड़ा? सेल ई जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दे रखा है सब कुछ कि ए बी एक 100 सेंटीमीटर का लंबा विभव मापी का तार है तथा इसका प्रतिरोध 10 ओम है। देखिए ए बी तार का प्रतिरोध बराबर दिया है 10 ओम। तो ए बी है कितना लंबा? 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध दिया है 10 ओम। तो 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध, हमने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, पहले हमने कहा रो निकाल लीजिए। 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध हो जाएगा 10/100, इसी को हम रो कहते हैं 1/10, और इसका मात्रक होता है ओम प्रति सेंटीमीटर। रो सबसे पहले निकाल लिया, जरूर पड़ेगी तो, नहीं पड़ेगी तो। यह एक प्रतिरोध 40 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं नगर यांत्रिक प्रतिरोध की बैटरी से जुड़ा है। ये जो तार है ये 2 वोल्ट के सेल से और ये एक 40 ओम के रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है, जुड़ा है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। धारा मापी जी की अविक्षेप स्थिति, अविक्षेप स्थिति का मतलब यहाँ धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, धारा मापी अविक्षेप स्थिति में है, इसका मतलब ये संतुलित इस समय अवस्था है। अर्थात आप जो डेरिवेशन किए थे वो कब किए थे? अविक्षेप स्थिति में ही किए थे। ठीक है, तो आप सारे फार्मूले यूज कर सकते हैं। अविक्षेप स्थिति में सेल E2 के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बहुत ही इजी है, आपको E2 के लिए फार्मूला बताया था, KL बताया था या I रो L, 2 फार्मूले बताए थे। तो चाहे K निकाल करके KL कर लीजिए, चाहे I रो L कर दीजिए। रो पता हो गया ऑलरेडी ना, देखिए रो पता हो गया है। L कितनी है? 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेंगे अविक्षेप स्थिति की लंबाई, अविक्षेप स्थिति में
तार की लंबाई L बराबर कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो रो पता होगा, L पता होगा, केवल I निकालना रहेगा। अब I कैसे निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, I बराबर V/R लगा दीजिए। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए, मौखिक बता सकते हो। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, देखो यहाँ पर 40 ओम जुड़ा है और बाकी शेष प्रतिरोध क्या है, ये है, और इसका कितना है 10 ओम है, और कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है। तो R डैश बराबर हो जाएगा 40 प्लस 10 बराबर 50 ओम, ये निकला है। आता E2 से, E2 नहीं E1 से निर्गत वैद्युत धारा, निर्गत मीन्स क्या होता है, निकलने वाली, निर्गत वैद्युत धारा I बराबर E2 बटे R, समझ पाए। ये इसका वोल्टेज हो गया और ये टोटल रेजिस्टेंस हो कितना आएगा 1/25 एम्पियर। आपको सब कुछ पता हो गया। देखो रो L I, अब आप निकाल लीजिए E2 सेल का वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल क्या फार्मूला लगा देंगे, I रो L, I है 1/25, रो कितना है 1/10 और L कितना है 40, या 0 0 कट जाएगा 4/25। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 0 डेसिमल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, और हाँ 40 हो जाएगा, 25 हो गया, कितना बचेगा 15, भाग कर लीजिए, चाहे इसी फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे मानो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 40 25 होगा, 5 से भाग कर लीजिए, 5 × 5 होगा, 5 × 30, ऐसे आ रहा ना। हाँ इतने वोल्ट इसका EMF हो जाएगा 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, 72 नंबर है आपका। इसमें ये विभवमापी का फिगर है, विभवमापी और मीटर सेट, इनके अलग अलग फिगर आपको तो संरचना से देख सकते हैं। इसमें 2 सेल होते हैं, एक ये प्रमाणित सेल है जिसका वैद्युत वाहक पता होता है, और इस सेल का आपको EMF ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इसमें ये सब कुछ दे रखा है कि AC तार जो है वो 100 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि हमने अपने उसमें फिगर में भी बताया था, जो बताया था वहां पर, और AB का प्रतिरोध 5 ओम है। ये पूरा तार का प्रतिरोध अगर 5 ओम है तो 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कैसे निकालोगे, 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध हमने कहा था इस क्वेश्चन में आपको 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध रो तो निकाल ही लेना है पहले ही। तो रो क्या हो जाएगा 5/100, अर्थात आ जाएगा 1/20 ओम प्रति सेंटीमीटर। ये इसमें विभवमापी रो तो सबसे पहले निकाली, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको क्या चाहिए, लास्ट आपको EMF निकालना है इसका, तो इसके लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, I रो L होता है ना, या KL होता है। तो चाहे K निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो, आपको I तो निकालना ही पड़ेगा। अब I कैसे निकलेगा, यहाँ से टोटल करंट कितना निकालना है इस सेल से, I के लिए कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध कितना है परिपथ में बताइए, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए, कैसे निकालोगे, कुछ तो बोलो। कुल प्रतिरोध है कहाँ, केवल यहाँ पर है, और इस पूरे का कितना है 5 ओम है, दे रखा है देखो 5 ओम है अभी तार का प्रतिरोध, और 6 ओम यहाँ पर जुड़ा है, बस इतने का रेजिस्टेंस है और कहीं है नहीं। तो हो जाएगा 5 + 6 = 11 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया। और ये वाला सेल जुड़ा हुआ है, तो करंट कितना हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए। अतः वैद्युत धारा I कितनी हो जाएगी V/R, ठीक। पहले चाहे फार्मूला आप लिख लीजिए E/R डैश, ये जो हमने निकाला है। तो E का मान है 6, ये 11, इतने एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ पर, I इतने एम्पियर करंट आ रहा है। तो हमको I ज्ञात है, रो ज्ञात है, अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहला आंसर तो आपका ये आ गया है, आपका करंट पूछा था, नंबर 1 करंट, तो 6/11 एम्पियर। दूसरा पूछा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को किस अक्षर से लिखते हैं, विभव प्रवणता के इक्वल टू फार्मूला क्या होता है I/रो, कोई बोल रहा है I का मान हो गया 6/11 एंड रो का मान क्या है 1/20, ये 2 से काट दीजिए, 3 और 10, तो ये हो रहा है 3/110, इतने इसका मतलब क्या होता है वोल्ट प्रति सेंटीमीटर आ जाएगा, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ये इसका मतलब हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपसे पूछा था सेल का EMF,
इसका ईएमएफ पूछा था, सेल का ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? वैद्युत वाहक बल हो गया ईएमएफ ई डैश बराबर क्या होता है? आप केएल डायरेक्ट लगा दो ना, जब के निकाल चुके हो, अब क्यों बार बार कैलकुलेशन करेंगे? तो के की वैल्यू आई है 3/110 और एल कितना है 75। तो अभी 5 से कट जाएगा ना, 15 हो जाएगा यहाँ पर, इसको 5 से काटोगे 22 हो जाएगा। अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा ना, तो क्या 15 थे 45/22 कितने वोल्ट? ये आपके सभी आंसर आ गए, चाहे डेसिमल में निकाल लीजिए चाहे इस प्रकार से निकाल लीजिए। ना क्वेश्चन नंबर 73 नंबर आप देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, लिखा है एक विभवमापी में धारा इस प्रकार समायोजित की जाती है। ये एक विभवमापी है, विभवमापी दो नहीं यूज कर रहे हैं, एक ही है, इसी में परिवर्तन किया जा रहा है। क्या धारा इस प्रकार समायोजित की जाती है कि 1.02 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले प्रमाणित सेल, यहाँ पर ये जो प्रमाणित सेल है इसका एमएफ दिया हुआ है 1.02 एमएफ इतने वोल्ट है। प्रमाणित सेल से 56 सेंटीमीटर लंबाई पर अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। जब हम यहाँ पर प्रमाणित सेल इतने एमएफ का लेते हैं तो हमको जो अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 56 सेंटीमीटर पर। यह पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति लिखी हुई है कि यदि किसी अन्य सेल से अविक्षेप बिंदु हमको 70 सेंटीमीटर पर प्राप्त करना हो, अगर इस सेल को हम हटा दें और कोई दूसरा सेल यहाँ पर लाएं, ये पहली स्थिति हो गई। अब अगर हमें यहाँ पर अविक्षेप स्थिति 56 के बजाय हमको 70 सेंटीमीटर यहाँ पर प्राप्त करनी है तो ये सेल बदलना पड़ेगा जिससे कि करंट बदल जाए। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है अगर हमको 70 सेंटीमीटर पर अविक्षेप स्थिति प्राप्त करना है तो फिर इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, क्योंकि जब हमको अगर अविक्षेप बिंदु बढ़ाना है तो इसमें धारा बदलनी होगी, और धारा कब बदलेगी? जब ये वाला सेल बदलेगा। तो यहाँ से हम फार्मूला लगा देते हैं, हमको ये ज्ञात करना है E2 क्या होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर फार्मूला होता है E1/E2 इक्वल टू L1/L2। बस इसमें वैल्यू आपको पुटअप कर देना है। E1 का मान है 1.02, E2 आपको निकालना है, L1 है कितना 56 और ये है 70। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। E2 इक्वल टू हो जाएगा 1.02 इंटू 70/56। इतने वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इसकी कर लीजिए 1.275 वोल्ट। 2 से डिवाइड करते जाइएगा, लास्ट में जो भी बचे